नमस्कार। इस समय आप देख रहे हैं न्यूज इन इंडिया। न्यूज इन इंडिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। कोरोना महामारी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग जहां एक ओर सैंपलिंग करने में जुटा है, तो वहीं जिले में कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ती नजर नहीं आ रही। रोजाना नए नए मरीज मिलने से अधिकारी परेशान हैं। अभी यहाँ पे कितने की होगी 25 की सैंपलिंग हो चुकी है और जितने भी लोग आएंगे यहाँ उनकी सबकी जांच होगी। हमारे पास 100 किटें यहीं अवेलेबल हैं, उनके द्वारा की जाएगी। अच्छा, कैंप किस तरीके से लग रहा है? रोजाना लगभग कितनी जांचें हो जाती हैं? रोज़ाना करीब मोबाइल टीम 50 की करती है और 50 सैंपल वहाँ जो जॉइंट हॉस्पिटल में एक स्टेबल टीम है वो करती है। अच्छा, अभी तक कितने टेस्ट हुए होंगे कुल मिलाकर? कुल मिला के इस महीने में करीब हमारे 1200 टेस्ट हो चुके हैं। कोरोना का इतना भय है कि लोग अब एक दूसरे से ज़्यादातर दूरी बनाने लगे हैं। वहीं सरकार ने कोरोना महामारी को रोकने के लिए टेस्टिंग पर जोर देना शुरू कर दिया है। ये जींदा के अंदर एक कैंप लगा हुआ है, कोरोना की टेस्टिंग चल रही है। श्री देवेंद्र पाल सिंह जी उपचाराधिकारी महोदय, उनके निर्देशन में सरकारी डॉक्टर लगाए हुए हैं। अभी तक 40 लोगों की सैंपलिंग हो चुकी है। पहले रोटी बैंक में भी लगा था, 3 दिन पहले तो 48 लोगों की टेस्टिंग हुई थी, उसमें एक पॉजिटिव महिला आई थी और अभी सैंपलिंग चली रही है और अभी डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, आप देख ही रहे हैं। अभी 1 घंटे तक कैंप और लगभग चलेगा। बात अगर फिरोजाबाद की करें तो यहाँ हर रोज़ सैकड़ों की संख्या में टेस्टिंग हो रही हैं और इसी के चलते आज सिकोहाबाद में एटा रोड पर ग्रीन पार्क होटल में सिकोहाबाद एसडीएम देवेंद्र पाल सिंह के नेतृत्व में कोरोना कैंप लगाया गया, जहां आज 44 लोगों ने कोरोना टेस्ट करवाया। 44 टेस्टिंग में कोई भी कोरोना पॉजिटिव नहीं निकला। सिकोहाबाद में 2 जगह कैंप लगाया जाता है, एक सिकोहाबाद के सरकारी हॉस्पिटल में और दूसरा नगर में किसी भी जगह कैंप। ये एक आरआरटी जो है एक टीम है जो एक कैंप लगा रही है। डेली इनका कैंप लग रहा है। इसमें जो है जो यहाँ के आसपास लोकेलिटी के जो लोग हैं उनको मोटिवेट करके उनको बुला के उनका रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है और उसके बाद उनका सैंपल लिया जा रहा है और उसमें प्राथमिकता दी जा रही है जो बुज़ुर्ग लोग हैं या जिनको कोई बीमारी है ऑलरेडी या प्रेग्नेंट वुमेन हैं, तो ऐसे लोगों को प्राथमिकता जो है दी जा रही है और ये रेगुलर बेसिस पे टेस्ट हो रहा है और इसमें जो भी फिर स्थिति निकल के आती है तो तुरंत उसका L1 में या आइसोलेशन में या जो है क्वारंटाइन सेंटर में भेजने की भी व्यवस्था जो है की जाती है और अगर उसके बाद किसी की स्थिति और ऐसी लगती है कि इनको किसी और अच्छे हॉस्पिटल में भेजने की ज़रूरत है तो फिर दीनदयाल है, सोसैया, उसके बाद FH है टुंडला में, तो वहाँ भी भेजा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन 2020 को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री इस मौके पर नई शिक्षा नीति 2020 पर भी रखेंगे अपने विचार। मुस्लिम महिलाओं के अधिकार के लिए 3 तलाक कानून के लाए जाने के 1 साल पूरा होने के मौके पर आज मनाया जा रहा है मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, महिलाओं को न्याय और सम्मान दिलाना है सरकार का मकसद। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और स्मृति ईरानी ने भी देश भर की मुस्लिम महिलाओं को किया संबोधित। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में लिया हिस्सा। समानता में भारत के विश्वास को फिर से दोहराया। जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर की समान लेकिन उत्तरदायित्वपूर्ण और क्षमताओं पर जोर देने की वकालत। बिहार में बाढ़ की हालत अब भी गंभीर। राज्य में बाढ़ प्रभावित जिलों की संख्या बढ़कर हुई 14। 40 लाख से अधिक लोग बाढ़ की चपेट में। राहत और बचाव कार्यों में जुटा प्रशासन। असम में लगातार बारिश से हालात फिर चिंताजनक। देश में कोरोना की टेस्टिंग क्षमता को लेकर मंत्री समूह की समीक्षा बैठक। भारत ने कोरोना के खिलाफ जंग में हासिल की एक और बड़ी कामयाबी। पिछले 24 घंटों में 6,42,000 से ज्यादा नमूनों की हुई जांच। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जांच क्षमता को बढ़ाकर 10 लाख प्रतिदिन करने का रखा लक्ष्य। कोरोना काल के चलते लोगों को अब केंद्र सरकार द्वारा धीरे धीरे राहत भी देने का कार्य किया जा रहा है।
आपको बता दें कि लॉकडाउन में ढील के साथ साथ आगामी 5 अगस्त से जिम और डांस क्लासेस को खोलने के आदेश दिए जा सकते हैं, जिसको लेकर जिम, डांस और योगा क्लासेस चलाने वालों में खुशी की लहर दौड़ गई है। योगा और डांस क्लासेस चलाने वाले चालक दंपत्ति का कहना है कि पिछले 22 मार्च से लगे लॉकडाउन के कारण वह घरों में कैद हो गए थे, जिसके कारण आर्थिक संकट के साथ साथ मानसिक रूप से भी क्षति हुई है। ऐसे में अब 5 अगस्त को सरकार की गाइडलाइन के साथ वह भी अपना व्यापार दोबारा से चालू कर सकेंगे। पिछले 4 माह से आर्थिक संकट के कारण कमर टूट गई है। अब उनको दोबारा उम्मीद है कि सरकार गाइडलाइन के साथ लोगों को डांस, योगा और व्यायाम करा सकेंगे और कोरोना जैसी महामारी से लड़ने में अपनी अहम जिम्मेदारी निभाकर देश की सेवा कर सकेंगे। बहुत राहत महसूस हो रही है क्योंकि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। मार्च से अब तक ये ऑफ है और हम लोग इतना स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि हमें कोई बुला नहीं रहा है, घर पे कोई काम नहीं है, यहाँ कुछ काम नहीं है, रेंट कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है, रेंट में हमें कोई राहत नहीं है, प्रॉपरली हमें रेंट पे करना है, कैसे करेंगे ये हमें पता नहीं। लेकिन इस चीज़ की बहुत खुशी है कि हाँ 5 तारीख से हमारी क्लासेस ओपन हो रही हैं। सर हम पूरा सबसे पहले तो हम लोग क्लास में हवन कराने वाले हैं, उसके बाद हम लोग पूरी क्लास को सैनिटाइज़ करेंगे। छोटे बच्चों को तो अभी हम अलाउ नहीं कर रहे हैं, बाकी जो बड़े बच्चे हैं उनमें भी हम क्लासेस में 8 to 10 मेंबर्स ही रखेंगे, इससे ज़्यादा मेंबर्स नहीं रखेंगे हर एक बैच में। इस तरीके का कुछ हैं हमारी जो हम लोग गाइडलाइंस फॉलो करने वाले हैं। सर बहुत संकट है क्योंकि हमारी जो टोटल इनकम है वो यही है, रेंट भी यहीं से जाना है, घर भी यहीं से ही चल रहे हैं, हमारे कुछ ड्यूज़ चल रहे हैं, लोन्स चल रहे हैं, वो सब कुछ यहीं से जाना है और इनकम ही शट डाउन हो गई तो फिर आप समझ सकते हैं कि हमारी किस तरीके से प्रॉब्लम्स अराइजेज़ हो गई बहुत ज़्यादा लेवल पर और हम लोग स्ट्रगल करते आ रहे हैं। और बैंक ने भी छूट दी है, लेकिन ये है कि वो आगे चल के लेंगे, लेकिन चलो थोड़ा बहुत कैसे करना है क्या करना है। अब क्लासेस ओपन हो गई है तो अब देखते हैं आगे क्या करेंगे। देश में नई शिक्षा नीति लागू करने के सरकार के फैसले को लेकर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने संतोष जताया। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति बच्चों और युवाओं के लिए अच्छी शिक्षा को सुगम बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। अपने संदेश में उपराष्ट्रपति ने नई शिक्षा नीति के विभिन्न पहलुओं पर बात की। उपराष्ट्रपति ने ट्विटर पर लिखा कि नई शिक्षा नीति में मूलतः विद्यार्थी केंद्रित है और इसमें शिक्षा को संपूर्णता में देखा गया है। उन्होंने कहा कि इसमें आवश्यक लचीलापन भी है जिससे भारत एक जीवंत नॉलेज सोसाइटी के रूप में उभरेगा। उपराष्ट्रपति ने यह भी कहा कि नई शिक्षा नीति का मूल भारतीय समाज में ही निहित है, साथ ही विश्व भर से श्रेष्ठ विचारों और शिक्षा पद्धतियों को भी स्वीकार किया गया है। उन्होंने कहा कि देश की विविधता और स्थानीय संदर्भों को शिक्षा में स्थान देने के लिए नई शिक्षा नीति में मातृभाषा और अन्य भाषाओं को सीखने पर जोर दिया गया है। साथ ही भारत की प्राचीन भाषाओं के महत्व को भी स्वीकार किया गया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि इससे विद्यार्थियों में विहंगम विश्व दृष्टि विकसित हो सकेगी। उपराष्ट्रपति ने कहा कि नैतिक और मानवीय मूल्यों, संवैधानिक मर्यादाओं पर विशेष ध्यान से विद्यार्थी भविष्य के एक प्रबुद्ध नागरिक के रूप में विकसित होंगे और समाज में लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत होंगी। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति मूलतः भारतीय होते हुए भी वैश्विक मानवता के लिए प्रासंगिक है और विश्व भर से कल्याणकारी सद्विचारों का स्वागत है, इस भावना से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि आधारभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए एक राष्ट्रीय मिशन की आवश्यकता थी और नई शिक्षा नीति में इस सामयिक कदम से प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सकेगी। युवा और प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों से देश में साक्षरता का विकास होगा। नई शिक्षा नीति में शोध अनुसंधान पर बल दिया गया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि तकनीकी के उपयोग, विभिन्न विषयों के बीच परस्पर सहयोग, सामंजस्य और संवाद, शिक्षकों का प्रशिक्षण, ये सभी सम्मिलित रूप से देश के शिक्षा क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन लाएंगे। उन्होंने इस बात पर संतोष जताया कि नई शिक्षा नीति में शिशु शिक्षा के महत्व को स्वीकार किया गया है और शिशु शिक्षा को प्राथमिक शिक्षा के साथ जोड़कर देखा गया है। उपराष्ट्रपति ने इस बहुप्रशिक्षित नई शिक्षा नीति को तैयार करने के लिए डॉक्टर कस्तूरी रंगन और उनके सहयोगियों का उनके प्रयासों के लिए अभिनंदन भी किया। सिद्धार्थनगर जिले में बाढ़ से लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। राप्ती नदी का जल स्तर बढ़ने से नेबुआ गांव के पास करीब 500 मीटर बांध कट गया है, जिससे सैकड़ों बीघा फसल बर्बाद हो गई है। आपको बता दें कि सिद्धार्थनगर जिले की नदियां इस वक्त उफान पर हैं।
जिसकी वजह से कई गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है। डुमरियागंज तहसील क्षेत्र के पैडारी नेबुआ गांव में पूर्वी छोर पर बाढ़ के पानी से बचने के लिए दशकों पहले बांध बनाया गया था। इस समय राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से पैडारी नेबुआ गांव में बना बांध लगभग 500 मीटर नदी में समा गया, जिससे दर्जनों गांव में नदी का पानी घुसने की वजह से गांव की सड़कों और खेतों में पानी भर गया। खेतों में नदी का पानी भरने से किसानों की सारी फसलें बर्बाद हो गई हैं। गांव के लोगों को खाने पीने और दवा लाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। भैया कम से कम ये बाढ़ यसो इतना है ना, 500 मीटर ही बंधवे काट दे ही। हाँ वैसे रही तो मतलब गांव जान लो बूढ़ जाई। अब भैया भी 2 रोज में काटी रही, कल मिलाएगा कम से कम 200-300 बीघा काट दी इस भैया कड़ारी को। नदिया काट के चलिए आई बंधवा के, और कम से कम पूरा पानी भरा है भैया, पानी भर गया है, गाँव तक चला गया है। अब 500 मीटर ही बंधवे काट दी है। हाँ बहुत तबाही मचा है, जान लो कि धनहरा पेड़ारी कुल 2-3 गांव पानी है। 500 बीघा तक हरियन नहीं, अब चली आई हरियन। हाँ एकदम बंधों सड़के बहा दिए, बंधों 500-600 मीटर काट दिए, पानी भर गया जात है, कुल गंगमा भरत है, पानी है ही मचा है। सांप गुजर बिच्छू जो है तो कुल गाँव। हर साल किसानों को इसी तरह नदियों के किनारे बसने वाले गांव के लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। प्रशासन बाढ़ की तैयारी हर साल करता है, उनकी समस्याओं में कोई कमी नहीं आती, बल्कि हर साल बाढ़ बढ़ जाती है। यह है कि हमरे सब पानी से घिरा हन, 4-5 गाँव पेड़ारी मुस्ताकम नेबुआ धनौरा ये सब पानी से घिरा हन। और नेता डीएम एसडीएम आवत हैं तो खाली खाल बस वहीं से झांक के चला जाते हैं। गांव के जो गुर्गे रहते हैं 2-4 गुर्गे का कुछ नहीं नुकसान हुआ, और जो सरकार पैसा देती है वो सब नेता लोग मिलके, गुर्गे लोग सब नेता विधायक सब मिलके खा लेते हैं। हम लोग कुछ नहीं पाते हैं। अभी हम लोग घिरे हैं पानी से, कोई देखने वाला नहीं है, पानी में डूब रहे हैं, कोई देखने वाला इसका नहीं है। जो आते हैं जो पैसा पाए बस निकल गए। अब हम लोग जो है धान के रुपाई के हैं, इतना भर्ती लगाए थे, सब हमें एकदम सब पूरा फसल बर्बाद हो गया है। हम लोग के फसल भी नष्ट हो गया है, और जो सरकार देतो है थोड़ बहुत, जो सब नेता लोग खाई लेते हैं, हमरे के पास औते ना है। और हमरे इतना भर्ती लगावे के खेत में, सब खेत हम लोग के फसल बर्बाद हो गए। अब हम लोग काव खावा जाए, काव पिया जाए। सरकार जो कुछ बहुत देता है, जो सब नेता लोग खाई लेते हैं, हम लोग के पास पहुंचता नहीं है। इसके संबंध में जिलाधिकारी महोदय का निर्देश था कि सारे तटबंधों का निरीक्षण कर लिया जाए। हमारी रेवेन्यू टीम ने, तहसीलदार, नायब तहसीलदार ने सारे बंदों का निरीक्षण किया। सच बात है कि कुछ बंदे हैं जहाँ पर गैप है, जिसकी वजह से जब पानी का लेवल बढ़ता है थोड़ा पानी या कटान होती है, लेकिन वर्तमान में कहीं कोई ऐसी समस्या नहीं है। और बाकी हमारी टीम जो देखभाल कानून की टीम लगी हुई है क्षेत्र में, और लगातार हम लोगों को कंट्रोल रूम में सूचनाएँ दे रही है। जनपद एटा के अलीगंज तहसील के उप जिलाधिकारी ने बेसिक विद्यालयों की लगातार मिलती शिकायत के बाद औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद अव्यवस्थाओं का अंबार मिलते ही उप जिलाधिकारी अपने एक्शन मोड में आ गए। नगला उम्मेद प्राथमिक विद्यालय में निरीक्षण के दौरान सहायक अध्यापक हर्षित परमार अनुपस्थित पाए गए, जो कि 3 दिन से विद्यालय में अनुपस्थित थे। वहीं उप जिलाधिकारी जब नगला चंदन उच्च प्राथमिक विद्यालय पहुंचे तो विद्यालय में ताला लटका पाया गया। ग्रामीणों ने बताया कि विद्यालय हफ्ते में कभी कभार खुलता है। यह सुनकर उप जिलाधिकारी की ब्रकुटी और तिरछी हो गई। उन्होंने वहीं दूरभाषा से बेसिक शिक्षा अधिकारी को अवगत कराया और कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। उप जिलाधिकारी के औचक निरीक्षण से शिक्षकों में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं एसडीएम ने बताया कि ऐसे निरीक्षण लगातार अब चलते रहेंगे, किसी भी कीमत पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखिए, मैं कुछ कार्य से क्षेत्र में सुबह निकला था। आज कई घटनाएं हो गई थी, उनकी जांच के लिए भी गया था। तो मैं लौटते समय उस क्षेत्र के एरिया का जो रास्ते में विद्यालय थे उनका औचक निरीक्षण किया। कई विद्यालय तो खुले मिले थे और अध्यापक भी थे, उसमें कुछ कर रहे थे, जैसे नगला उम्मेद है, नगला साबा है और
नगला चंदन है, ये 3-4 गांव इधर अकबरपुर कोट साइड के, ये सब 3-4 गांव हमने, और कुछ जथरा सड़क वाली रोड पर उस पर भी हमने विद्यालय चेक किए हैं। कई जगह खुले मिले थे, कई विद्यालय बंद भी मिले, और कई में शिक्षक आ भी नहीं रहे, कई भी। ये मौके पर पाई गई है। इस तथ्य की मैंने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को इसकी दूरभाष में जानकारी भी दे दी है, और निरीक्षण आख्या में जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित किया। सर कौन कौन से विद्यालय खुले पाए गए थे और कौन कौन से में टीचर्स वगैरह नहीं थे, ऐसी भी कोई जानकारी है क्या सर? तो रास्ते में जो इधर है लडसिया है और कई हैं, उसमें जो है अकबरपुर कोट है, ये विद्यालय कुछ खुले पाए गए थे, और नगला उम्मेद है खुले पाए गए थे, और नगला चंदन और नगला सांबा है दोनों बंद पाए गए। जनपद संभल के कस्बा धनारी क्षेत्र में शुक्रवार सुबह को बरसात के दौरान मकान की छत भरभरा कर गिर गई। मलबे में दबकर किशोरी की मौत हो गई, जबकि उसके परिवार के 8 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें, धनारी निवासी हरकिशोर गुरुवार रात परिवार के लोगों के साथ घर में सो रहा था। शुक्रवार सुबह करीब 4 बजे बरसात के दौरान अचानक मकान की छत भरभरा कर गिर गई, जिससे मलबे में दबकर हरकिशोर की 16 साल की बेटी पूजा की मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल हो गए। तेज धमाके के साथ मकान की छत गिरने पर आस पड़ोस के लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला। सूचना पर एम्बुलेंस और डायल 112 भी मौके पर पहुंच गई। सभी घायलों को एम्बुलेंस 108 की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। किशोरी की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। तुम्हारा नाम क्या है? राकेश। गांव कौन सा है ये? बाजपुर। मान ली ये जो मकान गिरा है आपका गिरा है? हाँ जी। कैसे क्या हुआ, क्या घटना हुई है ये ऐसा था, रात को बारिश हुई, सारे बच्चे सो रहे, तो ये अजबे की एकदम से गिर गया। अच्छा, इसमें गंभीर हालत किस किस की है? इसमें पूजा तो खत्म हो चुकी है। वो कितने वर्ष की है? वो 15-16 साल की है। अच्छा, और कौन कौन गंभीर हालत में हुआ है? उसकी मम्मी बेहोश है। अच्छा, इसमें कोई कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी कोई आए यहाँ पे? कोई नहीं आया। पुलिस आई यहाँ पे? पुलिस भी नहीं आई है। नेपाल से आए? नेपाल हाँ आए। अच्छा, उन्हें कहाँ लेके गए अब बैजू ले गए, अस्पताल में गए। दुनिया भर में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच हज की पवित्र रस्म शुरू हो गई। पिछले साल जहां पे 25 लाख से ज्यादा लोग इसमें शामिल हुए, तो वहीं इस बार केवल कुछ हजार लोगों को ही अनुमति मिली है। जहां पहले कदम रखने की जगह नहीं मिलती थी, वहां इस बार सन्नाटा परसा हुआ है। सदी में पहली बार ऐसा हुआ है कि हज की पवित्र रस्म में कोई बाहरी व्यक्ति शामिल नहीं हो रहा है। सऊदी अरब ने इस साल हज के लिए सिर्फ वहां रह रहे लोगों को ही अनुमति दी है, जिनमें 70% विदेशी नागरिक हैं जो सऊदी अरब में ही रह रहे हैं, और 30% सऊदी नागरिक हैं। इस साल हज के लिए सऊदी अरब ने कड़ी पाबंदियां लगा रखी हैं। सरकार लोगों की सुरक्षा के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है। सुरक्षा के लिहाज से यात्रियों की इलेक्ट्रॉनिक आईडी बनाई गई हैं। सभी की थर्मल स्कैनिंग की जा रही है। हज यात्रियों को महामारी से बचाने के लिए खास ड्रेस दी गई है। ये सिल्वर नैनो टेक्नोलॉजी से लैस है। इस साल काबा को छूने पर मनाही है। सभी हज यात्रियों के लिए 1.5 मीटर तक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य किया गया है। मुस्लिम समुदाय के लिए हज फर्ज होता है। हर मुसलमान अपने जीवन में एक बार हज पर जाने की तमन्ना रखता है। इस्लाम के कुल 5 स्तंभों में से हज 5वां स्तंभ है। अयोध्या में बनने जा रहे भगवान श्री राम के मंदिर के भूमि पूजन के लिए पीएम मोदी 5 अगस्त को अयोध्या आएंगे, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। देश भर के पवित्र स्थानों से अयोध्या के लिए पवित्र मिट्टी भेजी जा रही है। इसी क्रम में जालन के कोंच कस्बे में स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर दोहर सरकार से भी मिट्टी भेजी गई है, जिसके लिए विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने पवित्र मिट्टी एकत्रित करके हवन पूजन किया।
और राम मंदिर निर्माण के लिए भेजा है। बता दें कि जालौन जिले के कोंच कस्बे में स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर दोहर सरकार से अयोध्या में बनने जा रहे भगवान राम मंदिर के लिए मिट्टी भेजी गई है, जिसका हवन पूजन मंदिर परिसर में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं और कस्बे के राम भक्तों द्वारा किया गया। इस दौरान भगवान श्री राम के भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिला। इसकी जानकारी हम लोगों को कल प्राप्त हुई। जिलाध्यक्ष डॉक्टर भास्कर जी अवस्थी ने अवगत कराया कि कोंच नगर में प्राचीन दोहर मंदिर से मिट्टी भूमि पूजन कार्यक्रम के लिए अयोध्या जाएगी। जैसे ये समाचार मिला, समस्त कोंचवासियों में हर्ष व्याप्त हो गया कि हम लोगों को सौभाग्य है कि हम लोगों को आज उस कार्य के लिए कुछ काम करने का अवसर प्रदान हुआ। ये प्राचीन मंदिर है, दोहर बजरंगबली का स्थान है, यहाँ से आज मिट्टी आ रही है। ये डॉक्टर भास्कर अवस्थी जी लेके आज शाम को अयोध्या पहुंचाएंगे लेके कानपुर से, और उरई जनपद जालौन की मिट्टी डॉक्टर भास्कर जी अवस्थी लेके जाएंगे। आज आगे क्या कार्यक्रम रखा? ये भूमि पूजन कार्यक्रम में इस मिट्टी को, पवित्र मिट्टी को सम्मिलित किया जाएगा। संभल की चंदौसी कोतवाली क्षेत्र में बदमाशों ने खाद विक्रेता की उस समय गोली मारकर हत्या कर दी जब वह दुकान बंद करके घर वापस आ रहा था। आपको बता दें कि खाद विक्रेता 55 वर्षीय रामोता शर्मा रोजाना की तरह अपनी दुकान से अपने घर चंदौसी आ रहे थे। जैसे ही वह तोमर गेस्ट हाउस के पास पहुंचे ही थे कि तभी पहले से घात लगाए बैठे बदमाशों ने हमला बोल दिया। जब व्यापारी ने विरोध किया तो गोली चला दी। गोली व्यापारी के सीने में जा लगी। गोली लगते ही व्यापारी जमीन पर गिर पड़ा। उधर गोली की आवाज़ सुनकर वहां से गुजर रहे राहगीरों ने इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल पड़े व्यापारी को चंदौसी के सरकारी हॉस्पिटल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ये लूट नहीं है, ये बाकायदा बना हुआ एक प्लान है और इसमें प्रशासन का साफ नाकाम दिख रहा है। जहाँ पर 100 नंबर खड़ी होनी चाहिए वहाँ 100 नंबर नहीं दिखी और ऐसे पॉइंट पे गोली मारी गई जहाँ पर प्रशासन हमेशा मौजूद रहता है, यानी कि चंदौसी के पास में। अगर ऐसी घटना घटती रहेंगी हम क्या करेंगे? एकूर थाना क्षेत्र में व्यापारी राम अवतार जी की एक खाद की दुकान थी। वहां से ये लोग शाम को आ रहे थे बंद करके, पिता पुत्र विशाल और उनके पिता राम अवतार। ये जैन साहब के भट्टे के पास में 2 बाइक सवार बदमाशों ने गाड़ी रोकी और उसके बाद इन पे फायर किया और ये जिसमें पिता की मौके पे ही मृत्यु हो गई, गले के पास गोली लगी थी, मौके पे मृत्यु हो गई है। और अभी पैसे का कोई क्लियर नहीं है कि क्या गया है, उसके बारे में विशाल अभी कोई फ्रूटफुल इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं। बाकी टीमें बनाई गई है, 3 टीम अभी तत्काल गठित की गई है और क्षेत्र में सभी कॉम्बिंग की जा रही है और इसको जल्द से जल्द वर्कआउट किया जाएगा। हमारी 3 टीमें लगातार इसमें काम करना शुरू कर दी हैं। किस चीज का व्यापारी था? खाद का व्यापारी था और ये अपने व्यापार करके वापस गणेश कॉलोनी चंदौसी के रहने वाले थे, वहां वापस आ रहे थे। राज्य सरकार ने यातायात नियमों के पालन के लिए पिछले दिनों जुर्माना राशि बढ़ाने का जो फैसला लिया था, उसके गुरुवार को अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके साथ ही अब बिना वैध लाइसेंस के वाहन चलाने पर 5,000 और बगैर हेलमेट 2 पहिया वाहन और सीट बेल्ट लगाए बिना 4 पहिया वाहन चलाने पर 1,000 रुपये भुगतने पड़ेंगे। पहले यह जुर्माना 500 रुपये था। अधिसूचना जारी होने पर अब जो मोबाइल से बात करते हुए पकड़ा जाएगा उसे पहली बार में 1,000 रुपये, दोबारा पकड़े जाने पर 10 गुना यानी 10,000 रुपये का चालान भरना होगा। अधिसूचना प्रमुख सचिव परिवहन राजेश कुमार सिंह की ओर से जारी की गई है। इसमें गलत पार्किंग पर पहली बार 500 रुपये और दूसरी बार में 1,500 रुपये जुर्माना तय हुआ है, जबकि वाहन को गलत ढंग से मॉडिफाई कराकर बेचने पर 1 लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है। बिना बीमा कराए वाहन चलाने पर पहली बार में पकड़े जाने पर 2,000 तो दूसरी बार में 4,000 रुपये जुर्माना देना होगा। सरकार की अनुमति के बगैर रेस में भाग लेने पर 10,000 जुर्माना होगा। निलंबित या बगैर रजिस्ट्रेशन के वाहन चलाने वालों को पहली बार में 5,000 रुपये और दूसरी बार में 10,000 रुपये जुर्माना देना होगा। शांत क्षेत्र में हॉर्न प्रयोग करने पर पहली बार 1,000 रुपये और दूसरी बार में 2,000 जुर्माना लगेगा। फायर ब्रिगेड या एम्बुलेंस को रास्ता न देने पर 10,000 रुपये का जुर्माना भुगतना होगा। ऐसे ही अगर वाहन स्वामी अपने वाहन को मॉडिफाई कराएगा तो उस पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा।
गलत तथ्य बताकर ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने पर लगने वाले 2500 जुर्माने को बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है। इसके साथ ही अधिकारी की बात न मानने या उसके काम में बाधा डालने पर लगने वाले 1,000 रुपये के जुर्माने के बजाय 2,000 रुपये देने होंगे। फर्जी दस्तावेज बनाकर वाहन बेचने पर प्रति वाहन 1 लाख रुपये जुर्माना देना होगा। तय गति सीमा से तेज रफ्तार में कार चलाने पर 2,000 रुपये और यात्री या माल वाहन के लिए 4,000 रुपये जुर्माना भरना होगा। यूपी के मैनपुरी में पुलिस का फर्जी आई कार्ड दिखाकर लोगों पर रौब जमाने वाला युवक बुधवार की रात इंस्पेक्टर कोतवाली से उलझ गया। इतना ही नहीं, इंस्पेक्टर को सस्पेंड कराने की धमकी भी दे डाली। आपको बता दें कि कोतवाल अनुप्रवास सिंह बुधवार की रात क्षेत्र में चेकिंग कर रहे थे, तभी क्रिश्चियन त्राह के पास एक युवक बगैर मास्क लगाए दिखाई दिया। कोतवाल के अनुसार जब युवक से मास्क लगाने के लिए कहा तो वह पुलिसकर्मियों से उलझ गया। इंस्पेक्टर ने जब जुर्माना भरने के लिए कहा तो युवक ने पुलिस का आईडी कार्ड दिखाते हुए कहा कि वह फतेहपुर में आरक्षी के पद पर तैनात है। जुर्माना देने से मना करते हुए सस्पेंड कराने की धमकी देने लगा। पुलिसकर्मियों ने कोतवाली चलने के लिए कहा तो वह गाड़ी में बैठने को तैयार नहीं हुआ। इसके बाद उसे पैदल ही कोतवाली तक लाया गया। कोतवाली में पूछताछ के दौरान युवक ने बताया कि फतेहपुर में उसका भाई अनुजेत सिंह पुलिस में आरक्षी के पद पर तैनात है। उसका आईडी कार्ड अपने इस्तेमाल के लिए बनवाया था। आरोपी ने अपना नाम अरुण उर्फ लालू यादव बताया। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धोखाधड़ी महामारी अधिनियम सहित अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज करके जेल भेज दिया है। ये प्रकरण थाना कोतवाली जनपद मैनपुरी का है। इसमें एक अपने आप को पुलिस में आरक्षी बताने वाला एक व्यक्ति हिरासत में लिया गया है। वो व्यक्ति एक आई कार्ड दिखाता है और उसके आधार पे हेकड़ी दिखा रहा था। उसकी शिकायत मिली और उसको थाना पुलिस ने हिरासत में लिया। उसका आई कार्ड की जांच की जा रही है और उसके खिलाफ धोखाधड़ी और 420 इत्यादि के मामलों का मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्यवाही की जा रही है, ताकि भविष्य में वो किसी को चीट न कर सके और कोई आपराधिक कृत्य न कर सके। बिकरू कांड के शहीदों के परिजनों को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से 30 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी गई। यूपी पुलिस और एसबीआई के बीच 4 साल पहले एक समझौता हुआ था। इसके तहत सभी पुलिसकर्मियों के सैलरी अकाउंट एसबीआई में खोले गए थे। इसमें यह तय हुआ था कि पुलिसकर्मियों के शहीद होने पर 30 लाख रुपए बीमा राशि समेत अन्य सुविधाएं दी जाएंगी। इसी के तहत बिकरू कांड में शहीद हुए 8 पुलिसकर्मियों के परिवारों को एसबीआई मुख्यालय कानपुर की ओर से बीमा राशि का 30 लाख रुपए दिया गया है। यह राशि शहीदों के परिवार तक पहुंचाने में एसबीआई के डीजीएम दिव्यांशु रंजन, एजीएम विनय कुमार साक्य, पुलिस विभाग के उमरेश कुमार त्यागी, प्रधान लिपिक विमल कुमार उपाध्याय, सत्येंद्र सिंह, प्रशांत कुमार ने अहम भूमिका निभाई है। पूरे प्रदेश के साथ साथ जनपद मैनपुरी में भी दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने समस्त अधिकारियों की मौजूदगी में पुलिस लाइन में ट्रेनिंग कर रहे नए रंगरूट पीएसी के जवानों को शपथ दिलाई गई। मैनपुरी के पुलिस लाइन में दीक्षांत समारोह का आयोजन बहुउद्देशीय हॉल में किया गया, जिसमें आज 240 पीएसी के रिक्रूट जवानों जो कि 6 महीने से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे, उनका आज प्रशिक्षण पूरा हुआ और जवानों ने परीक्षा में भाग लिया, जिसमें 217 रिक्रूट जवान सफल रहे, 23 असफल हुए। वहीं मुख्यालय से प्राप्त आदेश का पालन करते हुए पास आउट हुए रिक्रूट जवानों ने हिस्सा लिया था। ये 217 लोग पीएसी में ट्रेनिंग करके सफलतापूर्वक पास आउट हो चुके हैं। ये अभी आपको विदित होगा कि पिछले 6 माह से 240 से भी ज़्यादा रिक्रूट्स का यहाँ प्रशिक्षण कार्य चल रहा था जनपद मैनपुरी की पुलिस लाइन में। आज के दिन उनका दीक्षांत परेड और समारोह हुआ है। इसमें 240 लोगों की परीक्षाएं हुई थी, जिसमें से 23 लोग असफल होने के कारण से उसमें शामिल नहीं हो पाए
बाकी जो शेष 217 लोग थे वो सभी को दीक्षांत समारोह में उनको भाग लेने का अवसर प्रदान किया गया था। सभी ने सफलतापूर्वक ये ट्रेनिंग पूरी कर ली है। मुख्यालय से प्राप्त अग्रेतर आदेश के आधार पे उनको उनकी संबंधित वाहिनियों जो कि गाजियाबाद में है, आगरा में है और जहाँ जहाँ भी उनकी वाहिनियाँ हैं उनको भेजा जाएगा। फिलहाल ये 217 लोग पीएसी में इसमें पूरी ट्रेनिंग करके सफलतापूर्वक पास आउट हो चुके हैं और इसका आज एक भव्य आयोजन करके उसका दीक्षांत समारोह संपन्न किया गया और इसमें जिलाधिकारी, सीडीओ और मेरी उपस्थिति यहाँ पे रही।